हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू चैनल वेडिंग इंस्पिरेशन। तो गाइस, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। कल मैं वीडियोस के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि बिगिनर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वेडिंग फोटोग्राफी को, और इसके अंदर मैंने बताया था कि क्या क्या स्कोप होते हैं वेडिंग फोटोग्राफी में। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दी। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे मैं बात करूँगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक ऐसे है कि हाउ कैन टेक डील विद द वेडिंग क्लाइंट। मतलब हम अपने वेडिंग क्लाइंट, जो भी हमारे वेडिंग क्लाइंट होते हैं, उनसे हम ईजिली डील कैसे ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जो कि हमने भी करी है, मैंने भी करी है स्टार्टिंग में। तो कि मतलब आप सबको मैं अपना ही एक्सपीरियंस थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमने किस तरीके से स्टार्टअप करा था, और हमारे लिए सबसे पहली समस्या ये थी कि हम क्लाइंट से डील कैसे ले सके आगे के लिए। ठीक है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि हमें वेडिंग फोटोग्राफी आ जाती है, हम वेडिंग करते करते वेडिंग फोटोग्राफी सीख जाते हैं, बट दूसरे के लिए काम करने में हम उतने पैसे या नहीं पे कर पाते, नहीं करते लोग। तो हमें अपना क्लाइंट बनाना हो, अपना एक बिजनेस बनाना हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी होती है कि हमारे पास अपने क्लाइंट होने चाहिए। तो उस क्लाइंट को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे उनसे ईजिली में उनसे डील ले सकते हैं। तो यही सब चीज़ के ऊपर मैं टॉपिक करूँगा। आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा, टिप्स बताऊँगा, जिसके हेल्प से आप हो सके अपने मतलब जो भी आपके वेडिंग क्लाइंट जो भी आपसे रिक्वायरमेंट करते हो, उनको आप इजीली क्रैक कर सकते हो क्लाइंट को। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियोस को। अगर गाइस आप न्यू सब्सक्राइबर हो मेरे चैनल पे, तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियोस को लाइक करना, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। और मैंने बताया आपको, जैसे मैं स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक जो भी एक प्रोफेशनल वेडिंग शूट होती है, सारी चीज़ों की वीडियोस के ऊपर आपको, हर चीज़ के ऊपर आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगा। जो भी आप करना चाहोगे, जो भी आप देखोगे, वो सारी चीज़ों के ऊपर आपको मैं बताऊँगा। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो, जो भी हमारे वेडिंग क्लाइंट होते हैं, वो अपनी वेडिंग को लेके कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो वो अपने अपनी वेडिंग के लिए जो भी वेंडर देखते हैं, चाहे वो फोटोग्राफी से रिलेटेड हो या चाहे कोई भी वेंडर हो, अगर कोई भी वेडिंग क्लाइंट अगर देखेगा, तो वो अच्छे से अच्छा वेंडर देखने की कोशिश करता है कि जो प्रोफेशनल हो और अच्छी तरीके से उनके काम को कर सके। तो गाइस, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना है लोगों को, मतलब क्लाइंट के सामने हमें अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना है। हमारी फोटोग्राफी जैसी भी हो, नो मैटर कि हमारी फोटोग्राफी कैसी है, हमारे पास किस तरीके के क्लाइंट है, बट हमारे अंदर हम अपने आप को ये कोशिश करते हैं दिखाने की कि हम उस चीज़ में प्रोफेशनल है, और उनकी वेडिंग को अगर हम वेडिंग शूट करेंगे तो उसको हम उस तरीके का आउटपुट देंगे जो हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे अंदर वो डर नहीं होना चाहिए क्लाइंट को फेस करते समय कि नहीं यार, हम इसके एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें अपने डर को हटाना है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हमें अपने डर को हटाना है। तो अपने डर को हटा देना है कि क्लाइंट से जब भी बात करना है, जैसे ही बात करना है, उनसे कोई भी चीज़ें, मतलब कुछ भी चीज़ें पूछना हो, कुछ भी चीज़, अपने अंदर डर नहीं होना चाहिए, और क्लाइंट्स को फेस करना चाहिए, उनकी चीज़ों को समझो और अपनी चीज़ें समझाओ। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जो मतलब जो भी लोग जिस प्रोफेशन में रहते हैं, उनको क्लाइंट से ज़्यादा नॉलेज उस प्रोफेशन की उनके पास खुद में रहती है। अगर मैं वेडिंग की बात करूँ, तो वेडिंग क्लाइंट को, जो भी हमारे वेडिंग क्लाइंट होते हैं, उनको उतनी चीज़ें नहीं पता होती जितनी आपको चीज़ें पता होगी वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में। तो इस चीज़ से तो डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि अगर आपने कुछ बाय मिस्टेक आपसे कुछ ऐसा निकल गया जो कि वो मतलब कुछ बिलोंग ही नहीं करता फोटोग्राफी से, या कुछ ऐसी चीज़ें निकल गई, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। उनको भी उतना नहीं पता होता, तो जस्ट जाने दो उनको। तो डर नहीं होने चाहिए अपने अंदर में कि हाँ, हम डर के बात कर रहे हैं, या फिर कॉलिंग पे अगर कुछ बात हुई तो हमें घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें क्लाइंट के सामने घबराना नहीं है, उनको डायरेक्ट फेस करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी गाइज कि हमें अपने आपके काम पे कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंटली उनको काम अपना दिखाना है, और उनसे आगे की बात करनी है। तो दूसरा टिप्स मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सभी को, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र करा था, कि आप जितने भी बिगनर हो, जितने भी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस जो भी मेरे देखेगा वो बिगनर ही लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल है उनको सारी चीज़ों का पता होता है, कि क्योंकि वो सारी चीज़ें को फॉलो करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता होती है। तो मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए नहीं है, मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए जो अभी इस लाइन में आए हैं, अभी नए हैं, और वो किसी के लिए एक्सपोजिंग कर रहे हैं, या किसी के शूट पे जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम बिगनर को एक अच्छे लेवल के प्रोफेशनल
फोटोग्राफी जो होती है उस लेवल तक उनको पहुंचाना है। उनको जो भी हमारे से हो सकती है हेल्प, जो भी हम टिप्स बता सकते हैं, अगर आप उस पर अमल करोगे तो शायद वो डेफिनेटली आप उस चीज़ को टारगेट कर पाओगे अच्छे से। तो दूसरी चीज़ यही होती है कि एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा हमें। इंस्टा पे, फेसबुक पे आप बना सकते हो जिसके अंदर आप 100 से 150 पिक्चर्स अपनी कोई भी आपने क्लिक करी हो, आप किसी के लिए एक्सपोजिंग करते हो तो उनकी फ़ोटोज़ को आप उसके अंदर पोस्ट कर सकते हो। अपना नाम लिख सकते हो कि शूट फॉर ये इस प्रोडक्शन के लिए कराए, मैंने इस स्टूडियो के लिए कराए और ये मेरा फोटोग्राफी है। तो ऐसी 100-150 पोर्टफोलियो आपको फोटोज़ का बनाना पड़ेगा, जिससे कोई भी क्लाइंट को अगर आप अपना पेज वर्क दिखाओगे तो वो इजीली आपकी 100-150 फोटोज़ देख लेगा। और 100-150 फोटो इनफ होती है किसी भी वेडिंग क्लाइंट को अपने फोटोज़ वगैरह को दिखाने के लिए, मतलब अपने काम से सेटिस्फाइड करने के लिए 100 से 150 फोटोज़ काफ़ी होती है। तो दूसरी चीज़ तो ये है कि 100 से 150 फोटोज़ आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने फेसबुक, इंस्टा पेज नहीं बनाया तो उसको बना लीजिएगा, क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसा हो गया है कि लोगों पे समय नहीं होता है कि आपसे वो पहले मीटिंग करेंगे, फिर चीज़ों को समझेंगे, फिर आपके फ़ोटोज़ को वहाँ पे देखेंगे। तो इसलिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी ये चीज़ें बना लो, ताकि क्लाइंट अपना घर बैठे ही आपकी चीज़ें देख लें। अगर उनको अच्छा लग जाता है आपके साथ तो गो एड विद डील, एंड वो मीटिंग करते हैं, फिर आपके साथ वो डील पक्की हो जाती है। दूसरी चीज़ तो ये आपको करनी पड़ेगी कि आपको ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टा पे इन सब चीज़ों पे बनाना पड़ेगा। उसके बाद भी और भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे ऑनलाइन कितनी जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट भी होते हैं जो वेडिंग के लिए ही प्रॉपर, मतलब वेडिंग वेंडर वहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे रजिस्टर होते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी वेबसाइट है, शादी सागा हो गया, वेडिंग वायर हो गया, तो इन सब जगहों पे भी आप रजिस्टर कर सकते हो। पर वहाँ पे रिचार्ज वगैरह भी होते हैं, बट वो मैं नहीं कहूँगा, वो मैं रेफर नहीं करूँगा कि आप रिचार्ज कराओ या ना कराओ। वो आपकी कॉल है, आपके ऊपर है कि जो आपको सस्ता लग जाता है रिचार्ज पैकेज वो आप ले सकते हो। वहाँ से आपको इजीली क्लाइंट, मतलब ढूंढने नहीं पड़ेंगे क्लाइंट, वहाँ से आपको अपने आप ही उस पैसे से आपके क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों को करने में, बस आप सिर्फ रजिस्टर कर दो जाके, ताकि कोई भी अपने पास्ट कस्टमर या कोई भी कस्टमर को बता सकते हो कि हाँ हमने इस जगह पे भी रजिस्टर कर रखा है अपनी फोटोग्राफी को, तो वो देख सकता है। थोड़ा इसमें भी प्रोफेशनल लगता है कि हाँ इसने 2-4 जगहों पे कर रखा है, तो प्रोफेशनल है थोड़ा। तो दूसरी टिप्स तो गाइज ये है आपके लिए। तो तीसरी टिप्स मैं आपको गाइज बताना चाहूँगा कि सबसे देखो, आपने 2 चीज़ें कर ली है, 2 चीज़ों को आपने बिल्कुल ठीक करी है, 2 चीज़ें मैं बताई, ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरी टिप्स मैं ये कहूँगा कि जब भी आप क्लाइंट से बात करते हो, मतलब जब भी अगर कॉल बात होती है, जैसे भी बात होती है आपकी क्लाइंट से, तो आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट से सारी डिटेल्स सबसे पहले पूछनी है कि आपका वेन्यू कौन सा फाइनल हुआ है, ठीक है, आपके वेडिंग में कितनी गैदरिंग होने वाली है, आपके रिचुअल्स कितने हैं, सारी चीज़ें क्या है आपको पता करनी ही चाहिए अपने क्लाइंट से, ताकि क्लाइंट को ये ना लगे, मतलब कोई भी चीज़ क्लाइंट्स और आपके बीच में छुपी ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप कोटेशन बना के शेयर करो और फिर वो क्लाइंट को शेयर करो। जिससे क्या होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हाँ, उसमें आप सारी चीज़ें मेंशन करो कि हमारी पेमेंट कंडीशन क्या है, हम किस तरीके से पेमेंट की कंडीशन रखते हैं। क्योंकि देखो सबसे मेन चीज़ क्या फंसता है, हमें अगर बाई चांस ऐसी भी डील मिल जाती है तो उसमें पेमेंट कंडीशन फंस जाता है, हमारी पेमेंट मर जाती है मार्केट से। तो इस सब चीज़ के लिए आपको एक प्रोफेशनल थोड़ा करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सा कोटेशन बनाना पड़ेगा। आपको इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कोटेशन इस डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा कि वेडिंग कोटेशन किस तरीके का बनता है और किस तरीके से पैकेज चार्ज करते हैं। मैं एक पीडीएफ की फाइल वहाँ पे, एक्सेल की फाइल, दोनों फाइल वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके कोटेशन पे बस एडिट करके सारी चीज़ें कर सकते हो। उसमें आप उस कोटेशन के अंदर आप अपने पेमेंट कंडीशन टर्म बता सकते हो कि हम भाई 20% पहले लेते हैं, फिर ऑन वेडिंग डे पे 60% हमें चाहिए होता है, उसके बाद रेस्ट 20% अमाउंट जो बचता है वो हम वेडिंग के बाद लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर लोगे तो इससे क्या है, तो दोनों के बीच में क्लियर रहेगी। जितनी क्लियर रहती है चीज़ें उतनी डील अच्छी रहती है। तो तीसरा टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगा कि क्लाइंट से सारी इन्फॉर्मेशन ले और उनको अपने फोटोग्राफी, जितने भी आपके फोटोग्राफर जाएंगे कौन कौन से इवेंट पे, उनके आप कोटेशन के थ्रू सारी चीज़ें उनको शेयर करें। ठीक है, तो गाइज तीसरी चीज़ तो ये होगी। ओके गाइज, तो चौथा पॉइंट अब हम क्लियर कर रहे हैं। चौथे पॉइंट में मैंने ये रखा है कि आप जो भी कोटेशन बनाते हो क्लाइंट के लिए, मतलब उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो जो भी आप कोटेशन सेट कर रहे हो क्लाइंट, तो आप एक चीज़ करना मत भूलिएगा, उसमें आप कम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ क्लाइंट को जरूर दीजिए। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये होता है कि अगर आपका बजट के अकॉर्डिंग, आपका जैसा ही बजट जा रहा है, अगर आपने 50,000 क्लाइंट से चार्ज करा है या 25-30 हज़ार के पैकेज में भी चार्ज करो, क्योंकि जो स्टार्टर बिगनर स्टार्ट करते हैं अपने पैकेज को डिवाइड करना, तो इस तरीके से ही करते हैं। अगर आपका 30,000 35,000 का बजट जा रहा है तो उसके अंदर कुछ भी कम्प्लीमेंट्री रख सकते हो आप। फोटो फ्रेम कम्प्लीमेंट्री रख सकते हो, उसमें भी क्या रख सकते हो, फोटो फ्रेम में आप फैमिली फोटो फ्रेम के लिए कम्प्लीमेंट्री रख सकते हो कि हाँ भाई हम आपके वेडिंग जब आपको डिलीवर करेंगे सारी चीज़ें आपको, उसके साथ आपको एक
फैमिली बिग फोटो फ्रेम आपको गिफ्ट करेंगे। तो ऐसी आप कुछ भी चीज़ कम्प्लीमेंट्री रख सकते हो। अगर आपका पैकेज थोड़ा अच्छा है तो आप उसके अंदर प्री वेडिंग भी इंक्लूड कर सकते हो कि हाँ भाई हम प्री वेडिंग कम्प्लीमेंट्री देते हैं। उससे क्या होता है, एक तो आपको क्या होगा कि आपके क्लाइंट को अगर वो प्री वेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको सिर्फ वेडिंग करानी है, अगर आप उसको प्री वेडिंग कम्प्लीमेंट्री दोगे, एक तो उससे आपका डेटा बनेगा कि हाँ हमारे पास थोड़े और अच्छे फोटोज आ जाएंगे प्री वेडिंग वगैरह के, और क्या होगा क्लाइंट को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ हमें कुछ कम्प्लीमेंट्री मिल रहा है यहाँ से, तो हम यहीं से डील लें, यहीं से हम इसी फोटोग्राफर को अपने वेडिंग के लिए असाइन करें। तो ये चौथा पॉइंट मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, इस चीज़ों को भी हमें करना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट मैं आपको शेयर करूंगा, पांचवा पॉइंट बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी आप क्लाइंट को कोटेशन शेयर करो या उनसे बात करो तो उनसे हर 2-3 दिन में फॉलोअप लेते रहो, क्योंकि फॉलोअप लेने से वेडिंग क्लाइंट को ये लगता है कि हाँ ये फोटोग्राफर हमारी वेडिंग के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत सीरियस है। तो फॉलोअप रखना ना भूलना, हर 2-3 दिन में क्लाइंट से फॉलोअप लेते रहना, जिससे क्या होता है थोड़ा ईजी डील बन जाती है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है क्लाइंट थोड़ा टाइम लेता है चीज़ों को समझने में, तो एग्जैक्ट हमें रीज़न पता चल जाता है कि हाँ क्लाइंट ने ये कहा है हमें कि 4-5 दिन का टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी डील को भी देख लेते हैं। अगर सेम डेट की डील आ रही होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। मैंने 5 टिप्स बताए आपको, और ये मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आपको आपके वेडिंग क्लाइंट दिलाने में आपकी बहुत हेल्पफुल करेगी अगर ये चीज़ों को आप करते हो। अगर जो कर रहे हैं उनको तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पता होगी, बट ये चीज़ें करना बहुत एक कंपलसरी चीज़ें बन जाती है। इन चीज़ों को करनी ही करनी चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हो। तो गाइज अगर आप अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर बनने चाहते हो तो ये सारी चीज़ों को फॉलो अप करते रहोगे, धीरे धीरे अपने आप ही क्लाइंट और जनरेट होते जाएंगे, बनते जाएंगे। जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे पहुंचते जाओगे उस हिसाब से आपको और नॉलेज मिलती जाएगी। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियो के थ्रू कि सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो हमसे कि जो भी चीज़ जिस चीज़ में भी आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो उस चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हो। क्या दिक्कत आ रही है आपको डील करने में तो वो बता सकते हो आप, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बना लेंगे कि ये दिक्कत आ रही है तो इससे कैसे सॉल्यूशन करें। तो आगे की हम वीडियोस में बताएंगे कि जो लोग जिन पे ज़्यादा बजट नहीं रहता, जिन पे ज़्यादा पैसे नहीं रहते, क्योंकि हमारी फोटोग्राफी में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें क्या है महंगी महंगी सारी चीज़ें, अगर हम कोई इक्विपमेंट ले ले या कैमरा ले ले तो बहुत सारे बजटेबल सारी चीज़ें होती है। तो हर किसी को मतलब उतना बजट नहीं होता, उतनी चीज़ें नहीं होती कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। तो गाइज हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे कि आप कैसे एक्सपेंड कर लोगे सारी चीज़ों को, क्योंकि मैंने भी करा है, मेरे पे भी उतना बजट नहीं था, उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, बट मैं भी अच्छे क्लाइंट्स को डील कर रहा हूँ। 1.5 लाख से 2 लाख के क्लाइंट को मैं डील कर ले रहा हूँ आजकल। तो ये सारी चीज़ें अपनी इजीली चीज़ें हो जाती है। तो अगर आप जैसे भी स्टार्ट कर दो, अगर आप बिगिनर हो तो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। अगर आप पे ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे क्लाइंट को ले सकते हो तो उसके बारे में बताऊँगा कि अगर आप पे ऑफिस नहीं है तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती कि ऑफिस नहीं है तो आप क्लाइंट नहीं ले सकते, बिना ऑफिस के भी आप क्लाइंट ले सकते हो। तो इसके बारे में भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, हो सके कल या परसों में इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा कि बिना ऑफिस के भी आप कैसे क्लाइंट को पकड़ सकते हो, कैसे क्लाइंट को आप ले सकते हो अपने पास काम, अपने प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो थैंक यू गाइज आप वीडियोस देखने के लिए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब और ऐसे लोगों को वीडियोस शेयर जरूर कर देना जो अभी